नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार है और आज हम आपको दो कहानी के बारे में बताएंगे। और आज की पहली कहानी हरियाणा की है। हरियाणा के पानीपत में शहर के बीचों बीच स्थित जाटल रोड के पास एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। इस मंदिर के ठीक सामने दिल्ली पैरेलल नहर बहती है। 21 दिसंबर 2021 को दिन के वक्त नहर के किनारे अचानक लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कारण था नहर के पानी में दूर से बहती हुई एक लाश, जिसे देखकर हर कोई स्तब्ध था और सभी की निगाहें उस रहस्यमय लाश पर टिकी थी, जो धीरे धीरे नहर के साथ आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे लाश नहर के किनारे निकट आती गई, लोगों की उत्सुकता और बढ़ने लगी भीड़ में खड़े लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे। कुछ ने कहा कि यह किसी नवयुवक की लाश हो सकती है, जबकि दूसरों ने आशंका जताई कि शायद वह आत्महत्या करने के लिए नहर में कूद गया था। भीड़ में हर चेहरे पर चिंता और हैरानी के भाव थे और सभी की जुबान पर एक ही सवाल था, यह लाश किसकी होगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, सवाल और भी गहरे होते गए। लाश जब काफी नजदीक आई तो लोगों ने देखा कि वह किसी पुरुष की थी। उसका चेहरा काफी काला पड़ चुका था, जिससे उसे पहचानना मुश्किल था। इस घटना की सूचना पानीपत पुलिस को भी मिल गई थी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और अपने साथ गोताखोरों को भी ले आई। जैसे ही लाश को बाहर निकाला गया, जब पुलिस ने लाश का चेहरा देखा तो पाया कि वह काफी झुलसा हुआ था। पुलिस ने चेहरा देखते ही अंदाजा लगा लिया कि यह आत्महत्या का मामला नहीं, बल्कि हत्या का है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लाश की पहचान मिटाने के लिए जानबूझकर चेहरे को जला दिया गया था। इस नृशंसता ने पुलिस के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी और वे यह पता लगाने में जुट गई कि यह बर्बरता किसके पीछे थी। लाश के गले पर घोंटने के साफ निशान भी देखे गए, जो बेल्ट या मोटी रस्सी के थे। यह निशान इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि यह हत्या की एक योजनाबद्ध वारदात हो सकती है। पुलिस ने ध्यान से लाश की कलाई पर एक टैटू देखा, जिस पर अशोक और सोनू नाम लिखे थे। नहर से लाश मिलने की सूचना पाकर पानीपत के पुराना औद्योगिक थाने के प्रभारी बलराज यादव भी अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आसपास खड़े लोगों से लाश की पहचान करवानी चाहिए, मगर ऐसा कोई भी नहीं था जो उसे पहचान पाए। जब देर तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई, तब बलराज यादव ने एसआई राजपाल सिंह को लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के आदेश दे दिए। पुलिस कई दिनों तक लाश की पहचान की कोशिश में लगी रही। जब कोई सफलता नहीं मिली, तब एक सामाजिक संस्था की मदद से लाश का दाह संस्कार करवा दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को पता चला कि युवक की हत्या बेल्ट या मोटी रस्सी से घोंटकर की गई थी। हत्या के बाद उसकी पहचान छिपाने की नीयत से उसे जलाने की कोशिश की गई थी, जिससे उसका चेहरा झुलस गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार गला घोंटने से पहले युवक के साथ मारपीट की गई थी। उसके शरीर पर अनेक घाव और कटे हुए निशान थे। अज्ञात लाश के दाह संस्कार के बाद 1 महीना बीत चुका था, लेकिन पुलिस की कोशिशें शिनाख्त से जारी थीं। शिनाख्त के लिए पुलिस ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की थी, ताकि कोई भी व्यक्ति उस लाश की पहचान करने में मदद कर सके। 14 जनवरी 2022 को थाना प्रभारी बलराज यादव फाइलें निपटाने में व्यस्त थे। दिन के 11 बजे थे, तभी एक युवती थाने आई और अपना परिचय देकर बोली, सर, मेरा नाम सोनू है। मैं भारत नगर कावड़ी रोड के रहने वाले अशोक की पत्नी हूं। मेरा पति अशोक 19 दिसंबर 2021 से ही लापता है। मुझे कल ही मालूम हुआ है कि उसकी हत्या हो गई है। यादव अचानक एक युवती की बात सुनकर चौंक पड़े। जिसने मेरे पति को मारा, उसी ने मुझे हत्या का वीडियो दिखाया है। पुलिस को भी उसकी बात अजीब लगी। जब हत्यारे ने मुझे वीडियो दिखाया, तब मैं भी हैरान हो गई थी। थाना प्रभारी यादव ने पूछा, किसने हत्या की है? उसका नाम दीपक है, उसकी मेरे पति से पुरानी दोस्ती भी थी। थाना प्रभारी यादव ने कहा, जो भी तुम्हें मालूम है, पूरी बात विस्तार से बताओ। 32 वर्षीय अशोक पानीपत के भारत नगर में रहता था और वो वेस्ट कपड़ा व्यापारी था। अशोक के परिवार में बड़ा भाई विजेंद्र और मंझला राजू है। हमारे 3 बच्चे भी हैं, बेटा रवि, बेटी अंजलि और बेटा यशु। 5 साल पहले राजू जिस फैक्ट्री में काम करता था, उसी फैक्ट्री में दीपक भी मालिक का ड्राइवर था। दोनों की दोस्ती हुई और दीपक राजू के घर आने जाने लगा। यहां उसकी अशोक से भी दोस्ती हो गई। दीपक की नजर जब राजू की पत्नी उषा पर पड़ी, तो वह उसका दीवाना हो गया। राजू की गैर मौजूदगी में वह उषा से मिलने आने लगा
और जल्दी ही दोनों का रिश्ता काफी करीब होता चला गया। सोनू ने बताया कि दीपक 19 दिसंबर की रात अशोक को अपने साथ ले गया था। किस काम के लिए ले गया, किस काम को ले गया नहीं मालूम। दीपक ने बताया कि वह थोड़ी देर में आ जाएंगे। उसके बाद से ही अशोक का कोई पता नहीं चल रहा था। जब वह घर नहीं लौटा तो दीपक को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। इससे घर वालों की चिंता बढ़ गई। इसके बाद घर के सभी लोग अशोक को इधर उधर ढूंढने लगे। जब उसका कहीं पता ना चला तो थक हार कर उन्होंने सोचा कहीं यूं ही कहीं चला गया होगा। लेकिन चिंता हो रही थी कि वह बगैर बताए कहां जा सकता है। उसके 3-4 सप्ताह बाद दीपक 13 जनवरी को घर आया। तब सोनू ने उससे कहा कि जिस दिन से अशोक तुम्हारे साथ गया आज तक नहीं लौटा है। यह सुनते ही वह भड़क गया और सोनू से झगड़ना शुरू कर दिया। गाली गलौज करने लगा और माहौल इतना गर्म हो गया कि हाथ पाई की नौबत आ गई। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई और अचानक गाली गलौज करते हुए उस दीपक के मुंह से एक झटके में निकल गया, मैंने अशोक का काम तमाम कर दिया है। यह सुनकर सोनू एकदम से अवाक रह गई। उसे उसकी बातों पर पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने जब अशोक की हत्या के सबूत दिखाए तो वह एकदम से पत्थर बन गई। इसके बाद सोनू की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। सोनू को एक तरफ पति अशोक की मौत का गहरा सदमा लगा था, तो वहीं दूसरी तरफ वह गुस्से से पागल हुए जा रही थी। पति का हत्यारा उसके सामने ही था और उसे भी जान से मारने की धमकी दे रहा था। उसने यह भी कहा कि उसे यहां आने से कोई रोक नहीं सकता। अगर किसी ने टोका तो वह उसका भी वही हाल करेगा जो अशोक का किया है। सोनू ने बताया कि दीपक उसकी देवरानी उषा से प्यार करता है, वह उससे शादी करना चाहता था। उषा रिश्ते में उसकी छोटी बहन भी है। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में 2 भाइयों से हुई थी। अशोक का छोटा भाई राजू उसकी छोटी बहन का पति है। सोनू ने थाना प्रभारी को आगे बताया कि दीपक ने उसकी बहन को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है। अशोक को इस बात की जानकारी हो गई थी। इसका उसने मेरे सामने ही विरोध करते हुए दीपक को समझाया था। अशोक ने से यह भी कहा था कि ऐसा करने से राजू और उषा की जिंदगी तबाह हो जाएगी, उनका बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। अशोक ने दीपक को इतना तक कहा था कि इससे उन दोनों की दोस्ती पर भी असर पड़ेगा, पर दीपक ने उषा से मिलना नहीं छोड़ा। थाना प्रभारी यादव ने टोकते हुए पूछा, दीपक ने अशोक की हत्या का तुम्हें क्या सबूत दिया? मुझे उसकी हत्या करते हुए वीडियो दिखाया, अशोक को मारते हुए उसके मोबाइल में वीडियो बनाया था। दीपक ने बताया कि उसने अशोक की गला घोंटकर हत्या करने के बाद उसकी लाश नहर में फेंक दी थी। अशोक की लाश के नहर में फेंकने की बात सुनकर थाना प्रभारी बलराज यादव एक बार फिर चौंक गए, क्योंकि उन्होंने 3 हफ्ते पहले ही नहर से झुलसे हुए चेहरे वाली एक अज्ञात लाश बरामद की थी। थाना प्रभारी बलराज यादव ने कुछ तस्वीरें सोनू के सामने फैला दी और पूछा, इसे पहचानती हो सोनू? उन तस्वीरों को हाथों में लेकर गौर से निहारने लगी। कुछ देर बाद बोली, अशोक की ही लाश है। जिस दिन घर से निकला था उस दिन वैसे ही कपड़े पहने हुए था जैसा इसमें दिख रहा है। थाना प्रभारी बलराज यादव ने पूछा, वीडियो में ऐसा कोई सीन दिखाई दिया था जिसमें उसका चेहरा जलाने जैसी बात हो? सोनू ने कहा, हां, उसके चेहरे पर कुछ डालते हुए दिख रहा था। थाना प्रभारी यादव ने उसे दीपक और अशोक के पुराने झगड़े के बारे में पूछा। अशोक के मन में दीपक का मेरी बहन के साथ प्रेम संबंध को लेकर ही तकलीफ थी। उसे जरा भी नहीं पसंद था कि उसके भाई की पत्नी किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाए। दीपक का अशोक के साथ झगड़ा पिछले साल जून महीने में ही हुआ था। दोनों के बीच मारपीट तक हो गई थी। इसकी शिकायत अशोक ने मॉडल टाउन थाने में की थी, लेकिन शिकायत दर्ज होने के कुछ दिन बाद ही वह फिर अशोक का दोस्त बन गया था। सोनू की बातें सुनने के बाद थाना प्रभारी यादव ने सोनू को थाने से घर भेज दिया और कह दिया कि जरूरत होने पर उसे बाद में बुलाया जाएगा। सोनू की कहानी से कई सवाल भी खड़े हो गए। राजपाल सिंह ने थाना प्रभारी से कहा कि अगर अशोक 19 दिसंबर 2021 में ही लापता हुआ था तो उसकी गुमशुदगी की सूचना अभी तक किसी ने क्यों नहीं लिखवाई? अगर दीपक ने अशोक की हत्या की है तो उसने यह राज 25 दिन बाद आकर उसकी ही पत्नी सोनू के सामने क्यों खोला? उसे हत्या का वीडियो क्यों दिखाया? इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी? ऐसा करके उसने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार ली? इस पर थाना प्रभारी यादव ने कहा कि इन सवालों के जवाब अब दीपक से ही मिलेगा, इसलिए उसे जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाना जरूरी है।
थाना प्रभारी यादव ने एसआई राजपाल सिंह के नेतृत्व में तुरंत एक टीम बनाई और उसे दीपक के घर भेज दिया। दीपक अपने घर पर ही मिल गया। पुलिस उसे थाने ले आई। थाने में सबसे पहले उसका मोबाइल फोन चेक किया गया। उसमें अशोक की हत्या का वीडियो आसानी से तुरंत मिल गया। उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि दीपक पहले अशोक को नहर किनारे ले गया। नहर किनारे दो युवक पहले से ही बैठे शराब पी रहे थे। दीपक ने अशोक को भी शराब पीने को कहा, मगर अशोक ने मना कर दिया। उसके बाद दीपक ने उससे शराब पीने की जबरदस्ती की। उसके बाद दीपक के पास एक युवक आया। उसके आने पर दीपक ने अशोक के गले में अचानक अपने पेंट की बेल्ट डाल दी और पीछे की ओर घसीट लिया। एक युवक उसके साथ मारपीट करने लगा। मारपीट के दौरान अशोक के मुंह से खून बहने लगा। उस वक्त रात हो चुकी थी। वीडियो पर दिखने वाले टाइम के अनुसार 11 बजे के बाद का समय था। वीडियो में उसकी बेरहमी से पिटाई करने का सीन आ गया था। थोड़ी देर में मृत अशोक की मौत का सीन दिखा। मौत हो जाने के बाद हत्यारों ने बाइक से पेट्रोल निकालकर उसके चेहरे पर डाल दिया। यह सीन काफी स्पष्ट था, लेकिन इस काम को करने वाले का चेहरा नहीं दिख रहा था। जलता हुआ फिर काफी झुलसा हुआ चेहरा ही दिखाई दिया था। बाद में शव को 2-3 लोगों ने मिलकर नहर में ले जाकर फेंक दिया था। इस वीडियो को देखने के बाद पुलिस ने दीपक की गिरफ्तारी की औपचारिकताएं पूरी कर सीधे लॉकअप में डाल दिया। कुछ समय बाद उससे जब पूछताछ की तब बेहद चौंकाने वाली कहानी सामने आई, जो सोनू द्वारा बताई गई कहानी से बिल्कुल ही उलटी थी। दीपक ने बताया कि यह सच है कि अशोक की हत्या में उसका और उसके साथियों का हाथ है, जैसा वीडियो में दिख रहा है, लेकिन ऐसा उसने अशोक की पत्नी सोनू और उसकी बहन उषा के कहने पर ही किया था। अब यह दोनों बहनें उसे ही फंसाने की कोशिश कर रही हैं। इस तरह से अशोक मर्डर की जो कहानी सामने आई वह इस तरह है। दीपक का मुंह खुलने के बाद दोनों बहनों की खौफनाक साजिश भी उजागर हो गई थी। पुलिस ने आनन फानन में सोनू और उषा को भी गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ ही दीपक और उनके दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो अशोक की हत्या में शामिल थे। दरअसल हत्या का यह पूरा मामला जमीन जायदाद और नाजायज संबंधों से जुड़ा हुआ था। दोनों बहनें सोनू और उषा की शादी एक ही घर में दो भाइयों अशोक और राजू से हुई थी। दोनों भाइयों के नाम पर प्रॉपर्टी थी। अशोक की पत्नी सोनू चाहती थी कि वह उस प्रॉपर्टी को बेच दे, लेकिन अशोक इसके लिए तैयार नहीं था। उसके बाद दोनों बहनों ने मिलकर तय किया कि वे अशोक को रास्ते से हटा देंगी। उन्होंने अशोक और राजू के खास दोस्त दीपक से इस बारे में बात की। दीपक के नाजायज संबंध राजू की पत्नी उषा से थे। वह उषा के हुस्न का दीवाना था। इसका फायदा उठाते हुए दोनों बहनों ने अशोक को मरवाने के लिए दीपक को अपने प्लान में शामिल कर लिया। बदले में उषा ने दीपक को भरोसा दिलाया कि अशोक की मौत के बाद वह उससे शादी कर लेगी और सोनू छोटे भाई से शादी कर लेगी। इस तरह से अशोक के हिस्से की संपत्ति उन्हें हाथ लग जाएगी। उषा का दीवाना दीपक शादी और अशोक के हिस्से की जायदाद मिलने के लालच में हत्या के लिए राजी हो गया। उसने इस काम के लिए अपने दो अन्य दोस्तों सोमवीर और अजीत को भी तैयार कर लिया। अशोक को मारने की पूरी प्लानिंग सोनू और उषा ने बनाई थी। प्लान के मुताबिक दीपक को शराब पार्टी का बहाना बनाकर अशोक को घर से ले जाना था। वहीं उसे शराब के नशे में मार डालना था। उसके घर नहीं लौटने पर सोनू को रोने धोने और पति को ढूंढने का नाटक करना था। सोनू और उषा चाहती थी कि अशोक की हत्या का प्रमाण भी मिले। इसके लिए उन्होंने दीपक से अशोक की हत्या का वीडियो बनाने के लिए भी कहा था। सब कुछ तय योजना के मुताबिक हुआ। दीपक ने दोनों बहनों के इशारे पर हत्या भी की और उसका पूरा वीडियो भी बनवाया। अशोक की हत्या के बाद दीपक उषा पर शादी का दबाव बनाने लगा, मगर उषा अपने पति राजू के होते उससे शादी कैसे करती। राजू को इस बात की भनक भी नहीं लगी थी और घर के दूसरे सदस्य अशोक के लापता होने को लेकर परेशान भी थे। उषा के मन में यह भी ख्याल आया कि अशोक के मरने के बाद उस प्रॉपर्टी पर राजू का हक खुद ब खुदा बन गया था। उषा को यह भी मालूम था कि वह किसी भी कीमत पर प्रॉपर्टी नहीं बचेगा और ना ही किसी को बेचने देगा। कुल मिलाकर बात घूम फिर कर वहीं आ गई। जो पहले थी, अशोक की हत्या के बाद भी दीपक के हाथ कुछ नहीं आया। इसका मलाल दोनों बहनों को भी हुआ। उसके बाद सोनू और उषा ने दीपक से राजू को भी खत्म करने के लिए कहा। यह विचार मन में आने पर धन संपत्ति के लालच में वे भूल गई कि दोनों बीहता है। एक की मौत तो हो चुकी है, दूसरे की मौत के बाद उनका भविष्य क्या होगा।
दूसरी तरफ दीपक भी दोनों बहनों का नया प्रस्ताव सुनकर काफी परेशान हो गया। वह पहले से ही एक की हत्या कर डरा हुआ, अब वह दूसरी हत्या के लिए उकसाया गया था। सच तो यही था कि वह दूसरी हत्या नहीं करना चाहता था। इस कारण उसने साफ इनकार कर दिया। यही नहीं, उसने सोनू और उषा को धमकाया भी कि अगर उषा ने उससे शादी नहीं की तो वह जाकर पुलिस को सारी बातें बता देगा। दीपक की इस धमकी से सोनू और उषा डर गई। इस खतरे के बारे में तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। अगर दीपक ने पुलिस के सामने कुछ बोल दिया तो पुलिस सोनू और उषा को दबोच लेगी, इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया। इससे पहले कि दीपक उन्हें फंसाए, दोनों बहनों ने ही दीपक को पुलिस के हवाले करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार ही सोनू ने अपने पति के लापता होने और उसकी हत्या के सबूत के बारे में जानकारी दी। अशोक की हत्या की कहानी सुनाकर दीपक को उसका हत्यारा बताया। सोनू और उषा की शादी दो सगे भाइयों अशोक और राजू के साथ हुई थी। ससुराल में दोनों ही बहनों का अलग अलग युवकों से चक्कर चलने लगा। इन दोनों बहनों की नजर अशोक के एक प्लॉट पर थी। दोनों बहनों की चाल एक बार फिर उल्टी पड़ गई। अशोक मर्डर के मामले में उसका हत्यारा खुद कानून के शिकंजे में आ गया। साथ ही साजिशकर्ता बहनें भी पकड़ में आ गई। दोनों बहनों के खिलाफ भी साजिश रचने की धाराएं लगाकर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दीपक के मुंह खोलने से दोनों बहनों को भी हत्या के मामले में जेल जाना पड़ा और अशोक के बेगुनाह भाई राजू की जिंदगी बाल बाल बच गई। पिता अशोक की हत्या और मां सोनू के जेल चले जाने के बाद तीनों बच्चे अब अकेले पड़ गए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। संपत्ति और धन के लालच में लोग रिश्तों को ताक पर रखकर खतरनाक कदम उठा सकते हैं, जो अंत में विनाश का कारण बनता है। सोनू और उषा की लालच ने उन्हें एक भयानक साजिश में डाल दिया, जिसका परिणाम जेल था। और आज की दूसरी कहानी मुंबई की है। मुंबई के पास ही डोंबिवली है। यहां आदित्य का परिवार रहता था। राजस्थान के झालावाड़ जिले में जन्मे आदित्य का परिवार पीढ़ियों से किराने का व्यापार करते आ रहे थे। लेकिन आदित्य की सोच अलग थी। वह सिर्फ अपने पुश्तैनी कारोबार तक सीमित नहीं रहना चाहता था, बल्कि कुछ बड़ा और खास करना चाहता था। अपनी महत्वाकांक्षाओं को हकीकत में बदलने के लिए उसने 2018 में एक बड़ा कदम उठाया। आदित्य ने अपनी खूबसूरत पत्नी कविता और दो प्यारे बच्चों के साथ मुंबई का रुख किया। यहां आकर उसने डोंबिवली में किराने की दुकान खोल ली, जो उसके गहरे अनुभव और अच्छे व्यवहार के कारण जल्द ही अच्छी चलने लगी। आदित्य की पत्नी भी व्यापारी परिवार से थी। मेहनत करने में भी वह पीछे नहीं रहती थी। इसलिए 2-4 दिन में जब आदित्य दुकान की खरीदारी करने थोक बाजार जाता तो उतनी देर के लिए कविता दुकान संभालने का काम बखूबी कर लेती थी। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही हंसमुख, चंचल और मिलनसार भी थी। इसलिए उसके दुकान पर रहते हुए जो ग्राहक एक बार सामान लेने आ जाता वह फिर दूसरी दुकान की तरफ देखता भी नहीं। इसलिए साल भर में ही आदित्य का काम अच्छा जम गया था। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना घटी कि आदित्य के बुरे दिन शुरू हो गए हुआ। यह कि डोंबिवली में जहां आदित्य की दुकान थी, उसके पास एक मल्टी कॉम्प्लेक्शन कमलेश शिंदे ने ले रखा था। कमलेश के खिलाफ मुंबई के कई थानों में छोटे मोटे अपराध के मामले दर्ज थे, लेकिन कंस्ट्रक्शन के काम में आने के बाद वह खुद को इलाके का डॉन समझने लगा था। कमलेश का अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर काफी आना जाना था। ऐसे में जब वह एक रोज जब आदित्य अपनी बनती हुई मल्टी कंस्ट्रक्शन की साइट पर जा रहा था, तभी उसने देखा कि पास की दुकान पर कविता बैठी हुई थी। कमलेश शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता था, लेकिन डॉन तो डॉन होता है। फिर वह डॉन ही क्या जो अय्याशी ना करे। इसलिए उसने कविता को हासिल करने की ठान ली। कमलेश चेन स्मोकर था, इसलिए साइड पर आते जाते वह आदित्य की दुकान पर सिगरेट की डिब्बी खरीदने रुकने लगा। कविता रोज तो दुकान पर नहीं मिलती थी, लेकिन वह जानता था कि कविता से संबंध बढ़ाने के लिए उसके पति से संबंध बनाना जरूरी है। इसलिए उसने आदित्य से न केवल जान पहचान बना ली, बल्कि उसे यह भी जता दिया कि अगर उसको इलाके में कोई परेशान करे तो वह उसे बताए। कमलेश उस आदमी का इलाज कर देगा। फिर जब कभी कविता दुकान पर मिल जाती तो कमलेश काफी देर तक उससे बातें करता रहता। कविता की भी खूब बनती थी, सो उसे कमलेश के दुकान पर बैठा रहना बुरा नहीं लगता था। इस दौरान कविता पर अपना असर डालने के लिए कमलेश उसे खुद की गुंडागर्दी के किस्से नमक मिर्च लगाकर सुनाता। साथ ही साथ रईसी भी दिखाता। कविता के पास छोटा सा मोबाइल था,
तो एक रोज कमलेश ने उसे स्मार्टफोन लाकर गिफ्ट कर दिया और उसमें सोशल मीडिया का उपयोग करना भी सिखा दिया, जिससे कमलेश उसे रोज सुबह शाम मैसेज भेजने लगा। कुछ दिनों में कविता ने भी व्हाट्सएप चलाना सीख लिया, जिससे वह भी कमलेश को मैसेज भेजना लगी। इसके बाद कमलेश ने एक रोज देखा कि कविता दुकान पर बैठे हैं, तो वह समझ गया कि आदित्य मार्केट गया होगा और 4 घंटे से पहले वापस नहीं आएगा। उसने मौका देखकर कविता को बहुत अश्लील वीडियो भेज दिया। बाद में उसने दुकान पर आकर बहाना बनाया कि गलती से वीडियो भेजा था, जिसे डिलीट करने को कहा। कविता ने वीडियो देख लिया था और उसे लेकर नाराज नहीं हुई, बल्कि मजाकी अंदाज में और वीडियो भेजने को कहा। उसने कहा कि आदित्य को नहीं दिखाएगी, बस खुद के लिए देखना चाहती है। फिर उसने कविता से कहा कि साथ में वीडियो देखते हैं, लेकिन कविता ने मना करते हुए कहा कि आज नहीं, इनके लौटने का समय हो रहा है। 4 दिन बाद जब ये मार्केट के लिए निकलेंगे, मैं तो तुम्हें फोन कर दूंगी। कमलेश ने इसे स्वीकार किया और फिर जब आदित्य बाहर जाएगा तब साथ में वीडियो देखने का वादा किया। 4 दिन बाद कविता ने मौका पाकर कमलेश को घर बुला लिया। पहले से तैयार कमलेश तुरंत वहां पहुंच गया और बिना वक्त गंवाए दोनों अनैतिक संबंधों में लिप्त हो गए। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। जब भी मौका मिलता, कमलेश और कविता वासना के इस खेल में डूबते चले गए। धीरे धीरे उनके अवैध संबंधों की चर्चा पूरे मोहल्ले में होने लगी। इन अफवाहों की भनक आदित्य को भी लग गई। एक दिन आदित्य ने बाजार जाने का बहाना बनाया, लेकिन 2 घंटे बाद अचानक घर वापस आ गया। उसने घर में घुसते ही कमलेश और कविता को रंगे हाथों पकड़ लिया। कमलेश, जो खुद को बड़ा डॉन समझता था, वह डरने के बजाय आदित्य को धमकाते हुए बोला, हम दोनों के बीच में मत आना, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ कविता ने आदित्य से रोते हुए माफी मांगी और कहा, यह सब मेरी मर्जी से नहीं हुआ। कमलेश ने मुझे रिवॉल्वर की नोक पर धमकाकर जबरन संबंध बनाए। वह तुम्हें जान से मारने की धमकी देता था, इसलिए मैं मजबूर थी। आदित्य समझ गया कि अब मुंबई में रहना ठीक नहीं है, इसलिए एक दिन अक्टूबर 2020 में चुपचाप रात में पूरा सामान ट्रक में भरकर अहमदाबाद चला गया। वहां उसने टिफिन सेंटर खोल लिया, लेकिन यहां काम नहीं चलने पर वह दिसंबर के महीने में जयपुर आ गया। दूसरी तरफ कविता के चले जाने से कमलेश पागल हो गया, जिससे उसने उस ट्रक को खोज निकाला जो आदित्य का सामान लेकर अहमदाबाद गया था। कमलेश अहमदाबाद पहुंचा तो वहां से उसे कविता के जयपुर चले जाने की जानकारी के अलावा उसका पता भी मिल गया, जिससे वह जयपुर में आकर कविता से मिला। कविता भी कमलेश की दीवानगी देखकर खुश हो गई। उसने एक बार फिर कमलेश के संग प्यार की डगर पर चलना स्वीकार कर लिया। तो कमलेश अब हवाई जहाज में चढ़कर अपनी प्रेमिका से मिलने जयपुर आने लगा। आदित्य को इस बात की जानकारी ना लगे, इसलिए उसने कविता को एक नया मोबाइल और नई सिम लाकर दे दी। इस नए मोबाइल से कविता और कमलेश एक दूसरे से संपर्क में रहने लगे। लेकिन एक दिन कविता का मोबाइल आदित्य के हाथ आ गया, तो उसने मोबाइल तोड़कर फेंक दिया। आदित्य रोज की तरह सुबह सुबह आकर अपने काम में जुटा था कि एक पावर बाइक पर सवार होकर आए 2 युवकों ने उसके पास आकर अपनी गाड़ी रोकी और एक मराठी नाम बताकर उनके निवास का पता पूछा। आदित्य की जानकारी जहां तक थी, उसके अनुसार कवर्ड कैंपस के अंदर विस कॉलोनी में कोई मराठी परिवार नहीं रहता था। वह याद करने की कोशिश करने लगा कि इससे पहले ही पीछे बैठे सवार ने जेब से कट्टा निकालकर उस पर फायर कर दिया और तेजी से फरार हो गए। संयोग से आदित्य की जान बच गई, इसलिए उससे मिली जानकारी के बाद पुलिस ने पावर बाइक की तलाश की तो पता चला कि अजमेर रोड पर निर्माण नगर में स्थित राज गेस्ट हाउस में 2 युवक पावर बाइक लेकर 2 दिन पहले आकर रुके थे। पुलिस जब तक गेस्ट हाउस पहुंचती, दोनों युवक वहां से जा चुके थे, लेकिन वहां पुलिस को उनके नाम और मोबाइल नंबर मिल गए। इस पर जांच अधिकारी एसआई सुनील गोदरा ने तत्काल दोनों के नंबर सर्विलांस पर लगा दिए, जिससे दोनों नंबर जयपुर से मुंबई की तरफ रवाना होते दिख गए। इससे साफ हो गया कि दोनों ने गेस्ट हाउस में मुंबई का जो पता लिखवाया है वह सही है। इधर घायल आदित्य से पूछताछ की तो उसने बताया कि 2 साल पहले तक वह मुंबई के डोंबिवली में किराना दुकान चलाता था, जहां रहने वाले कमलेश शिंदे नाम के बदमाश से उसका कुछ विवाद भी हुआ था। कमलेश ठाणे डोंबिवली का लिस्टेड गुंडा है। यह बात और है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला कमलेश खुद को किसी डोन से कम नहीं समझता था। पुलिस ने दोनों बदमाशों के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली तो पता चला पिछले कुछ दिनों से इनकी जिस नंबर पर बार बार बात हो रही थी
वह नंबर कमलेश शिंदे का ही था। यही नहीं, आदित्य पर गोली चलाने के ठीक 10 मिनट बाद भी इन्होंने कमलेश शिंदे से फोन पर बात की थी। मामला बहुत कुछ साफ हो गया था, इसलिए एसपी के निर्देश एसआई सुनील गोदरा एक टीम लेकर मुंबई पहुंचे, जहां दोनों बदमाश तो नहीं मिले, लेकिन स्थानीय पुलिस की मदद से टीम कमलेश शिंदे को गिरफ्तार कर जयपुर ले आई, जहां पूछताछ के बाद इश्क में दीवाने हुए एक डॉन की प्रेम कहानी इस प्रकार सामने आई। कविता को पाने के लिए अपने दोस्त मंगेश के माध्यम से सौरभ और सावन नाम के दो बदमाशों को 13 लाख की